भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे के संस्थापक और प्रथम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम राजनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बाद में चलकर राष्ट्रपति भी बने, उनको 1,09,000 वोटों से हराकर भारत की संसद में पहुंचे थे। और ये वक्त इसलिए भी मैं जरूरी समझता हूं क्योंकि ये पूरी दुनिया में फरवरी के पहले सप्ताह को यूएन इंटरफेथ हार्मोनी वीक के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। कम्युनल हार्मोनी वीक, अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह के तहत पूरी दुनिया में इस सप्ताह को मनाया जाता है। और उस महान नेता का जो जन्म है वो इसी सप्ताह में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनेता की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता को हराया था। उनका नाम मरहूम आरिफ बेग साहब है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मरहूम आरिफ बेग साहब। स्वर्गीय आरिफ बेग साहब जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले आइए हम उनके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं। मरहूम आरिफ बेग साहब का जन्म जो है 2 फरवरी 1935 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। आरिफ बेग साहब ने बीएससी एलएलबी की पढ़ाई की और भोपाल में वकालत करने लगे। आरिफ बेग साहब के जो वालिद है वो मरहूम करामत बेग और वालिदा का नाम नूरजहां बेगम था। आरिफ बेग साहब के 2 बेटे और 4 बेटियां हुई। बड़े बेटे का नाम फरहत रियाज बेग और छोटे बेटे का नाम नूरुल हसन बेग है। आरिफ बेग साहब ने बीएससी एलएलबी तक की पढ़ाई की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने इंदौर में लगभग 4 वर्षों तक वकालत की। कानून की पढ़ाई और न्याय की समझ ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त बनाया और आगे चलकर वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन को में उनको मजबूती मिली। राजनीति में शुरुआत देखते आरिफ बेग साहब की कहां से हुई। उनकी जो प्रतिभा और सामाजिक चेतना से प्रभावित होकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उन्हें सोशलिस्ट पार्टी का टिकट दिया। आरिफ बेग साहब ने नई दुनिया अखबार के मालिक थे, उनको आरिफ बेग साहब ने पराजित किया और इसके पश्चात वे मध्य प्रदेश में गोविंद नारायण की सरकार बनी। गोविंद नारायण की सरकार में आरिफ बेग साहब 1962 से 1967 तक मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री रहे। बाद में आरिफ बेग साहब भोपाल में रहने लगे और कुशाभाऊ ठाकरे के संपर्क में आए। कुशाभाऊ ठाकरे आरिफ बेग साहब को जनसंघ में लेकर आए और यहीं से राष्ट्रवादी विचारधारा का एक नया अध्याय शुरू होता है। 1975 का दौर था। कांग्रेस का शासन पूरे देश में था, चारों तरफ कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 25 जून 1975 ईस्वी को देश में आपातकाल की घोषणा हुई। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। जितने भी देश के 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल का ऐलान किया और आरिफ बेग 26 जून 1975 को जेल में था। मुझे याद आता है कि उस वक्त मेरा शिवराज 16 साल का था। सामाजिक कार्यकर्ता, विरोधी पार्टी के नेता, जितने भी व्यक्ति थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। आरिफ बेग साहब को भी उन्हीं के साथ जेल में डाल दिया गया और आरिफ बेग साहब भोपाल की जेल में 19 महीनों तक जेल में रहे। ये बात बेहद अच्छे तरीके से समझने की है। 19 महीनों तक जेल में रहते हुए भी आरिफ बेग साहब के मन में जो धुन थी, अमन, मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रवाद की जो सोच थी आरिफ बेग साहब की, वो जेल में भी आरिफ बेग साहब ने उसको धीमा नहीं किया। और जेल में रहते हुए आरिफ बेग साहब ने जमीयत के मौलानाओं और आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता थे, उन दोनों के बीच में एक नींव, एक सेतु का काम किया
और दोनों को एक साथ बैठाकर आरिफ बेग साहब जो है अपने अमन मोहब्बत की बात किया करते थे। मैंने कई बार सुना है मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मुंह से मैंने कई बार सुना कि आरिफ बेग साहब चलती फिरती पाठशाला थे। आरिफ बेग साहब का भाषण जीत की गारंटी हुआ करता था। और आरिफ बेग साहब, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं बेहद सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी बेग साहब की पाठशाला में सीखने का अवसर मिला। तो शिवराज सिंह चौहान भी आरिफ बेग साहब की पाठशाला के छात्र रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के भी उस्ताद जो आरिफ बेग साहब रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से जनसंघ से उम्मीदवार बनाया गया। उनके सामने ये बात समझने की, उनके सामने उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जी हाँ सही सुना आपने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस ने आरिफ बेग साहब के सामने उतारा। बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था ये, बड़ा गंभीर चुनाव था, क्योंकि पूरे देश में राज करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिग्गज नेता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उसके सामने आरिफ बेग साहब। लेकिन आरिफ बेग साहब ने बिल्कुल भी अपने आप को छोटा नहीं समझा और हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि आरिफ बेग साहब इस चुनाव में 1,09,000 वोटों से जीते और भारत की संसद में पहुंचे। भारत की संसद में पहुंचने के बाद आरिफ बेग साहब मोरारजी सरकार में वाणिज्य मंत्री बने और जनसेवा की मिसाल कायम की। यहीं से एक और संगठन का उदय होता है। जैसे आरिफ बेग साहब होटल में ठहरे हुए थे, उनके पास शेरे मेवात अली मोहम्मद अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचते हैं। साथियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले सभी धर्मों के लोग थे। आरिफ बेग साहब ने परिचय कराया तो आरिफ बेग साहब बड़े प्रभावित हुए मोहम्मद अली की इस विचारधारा से, और मोहम्मद अली ने आरिफ बेग साहब के साथ इस मुलाकात ने आरिफ बेग साहब पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और इनसे प्रेरित होकर आरिफ बेग साहब मीटिंग में शामिल होते हैं तो सब देखते हैं, सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ बैठकर देश में अमन, मोहम्मद, भाईचारा और राष्ट्रवाद, एकता की बात कर रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर 1 अप्रैल सन 1978 ईस्वी को अंजुमन अमन दोस्त, इंसान दोस्त, ब्लू क्रॉस, रोवर्स क्रू, राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन आदि संस्थाओं के मिश्रण ने आरिफ बेग साहब ने भाईचारा मिशन की शुरुआत की। भाईचारा मिशन, जिसको नारा दिया हमारा नारा भाईचारा। भाईचारा की इस बैठक में 4 प्रधानमंत्रियों ने भी शिरकत की। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप और इंदिरा गांधी। तब से लेकर आज तक दिल्ली की मक्की मस्जिद में यह बैठक लगातार महीने के पहले इतवार को होती आ रही है। आरिफ बेग साहब के अगर शिष्यों में, शागिर्द की बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान और एक दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिनको आरिफ बेग साहब राजनीति में लेकर आए। और सैयद शाहनवाज हुसैन जो उड्डयन मंत्री भी रहे और इसके अलावा और बहुत सारे मंत्रालयों का दायित्व संभाला। देश के अलग अलग कोने में अगर बात की जाए, दिल्ली में डॉक्टर बिलाल शबगा, डॉक्टर इकबाल गोरे, दिलदार हुसैन बेग और भी बहुत सारे सैकड़ों जिम्मेदार लोग आरिफ बेग साहब के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सारिक सर, परवेज पाशा, राजस्थान में डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया, उत्तराखंड में डॉक्टर शाह खान राजशाही, उत्तर प्रदेश में मुफ्ती समून कासमी और खुद मैं मास्टर इसरार, और जम्मू कश्मीर में असद मलिक, जितेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ से शाहबाज आलम, और पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में आरिफ बेग साहब के शागिर्द भाईचारा मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूएन इंटरफेथ हार्मोनी वीक की। सन 2012 में
भारत सरकार के NFCH के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के तहत इंटरफेथ हार्मोनी वीक के तहत भाईचारा मिशन को शामिल किया गया, क्योंकि यूएन इंटरफेथ हार्मोनी वीक, यूएनओ पूरी दुनिया में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक फरवरी के फर्स्ट वीक को यूएन इंटरफेथ हार्मोनी वीक के तहत मनाता है, यानी अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के तहत मनाया जाता है। इसी क्रम में 2 फरवरी को आरिफ बेग साहब के जन्मदिन को भाईचारा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आओ हम सब भाईचारा मिशन में जुड़कर अमन, शांति, राष्ट्रीय एकता, मानवता के संदेश को अधिक मजबूती से आगे बढ़ाए और एक सशक्त भारत की निर्माण करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।